चलो भैया इसके हिसाब से पहले थ्योरी देखते हैं भैया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। तो भैया वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है, ऐसे फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है भैया, लेकिन इसकी वैल्यू डिस्टेंस के साथ क्या करती है भैया, वेरी करती है, ठीक है भैया। जैसे देखिए भैया, मैंने आपको एक टर्म बनाया था, ये डिस्टेंस था, ये पोटेंशियल एनर्जी थी पॉजिटिव में, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या थी भैया, नेगेटिव में। डिस्टेंस ज्यादा था तो ये एनर्जी क्या थी भैया, कम थी, ये एनर्जी कम थी। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम होने लगा एनर्जी क्या होगी भैया, बढ़ गई, मैक्सिमम वैल्यू उसकी अटेंड कर ली। उसके बाद जब और डिस्टेंस कम होने लगा तो ये क्या हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी एकाएक क्या होगी भैया, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करने लगी, और यहाँ पर आके जिसको हमने क्या किया भैया, ये आर नॉट डिस्टेंस था, जहां पर आपकी एनर्जी क्या थी भैया, मिनिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। इस पॉइंट पर अगर मैं आर नॉट की बात करूं, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आर नॉट है, अगर मैं बात करूं तो आर नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है भैया, मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी भैया, मैक्सिमम होगी, ठीक है भैया, मैक्सिमम होगी। अगर मैं किसी भी चीज को खींचता हूं, किसी भी चीज को खींचता हूं, तो खींचने की वजह से क्या होता है भैया, कि वो पार्टिकल जो होता है, देखिए भैया खींचूंगा, मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, मान लीजिए इधर खींच रहा हूं, तो आप मान लीजिए इस डिस्टेंस पर आ गए, इसको खींचकर आर नॉट से कहां पे आ गए भैया, आर, ये इस वाले डिस्टेंस पर आ गए। तो आप देख रहे हो भैया कि इस केस में क्या हो रहा है भैया, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया, पॉजिटिव होगी, थोड़ी यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव थी, यहाँ पर कम नेगेटिव हो गया। यानी कम नेगेटिव का होने का मतलब, देखिए भी जब आप दोबारा बोल रहे हो भैया, जब आप इसको इधर की तरफ खींच रहे हो, आर नॉट से मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को आर नॉट से बढ़ाकर यहाँ पर ले आए, ठीक है भैया, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया, पहले से जितनी, पहले ज्यादा नेगेटिव थी, अब कम नेगेटिव होगी। अब कम नेगेटिव का मतलब है कि ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी भैया, बढ़ गई। जब पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा भैया, जो उनके बीच में जो उनकी स्टेबिलिटी थी वो क्या होगी भैया, कम हो जाएगी। और जैसे स्टेबिलिटी कम होगी तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल फिर दोबारा से क्या होता भैया, इसी पोजीशन पे वापसी आता, ताकि इसकी एनर्जी क्या हो जाए भैया, इस डिस्टेंस पर ये एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, और स्टेबिलिटी फिर क्या हो जाए भैया, मैक्सिमम हो जाए। तो ये प्रोसेस हमेशा क्या होगा, चलता रहेगा। अगर हम ज्यादा ही दूर कर देंगे, बहुत दूर कर देंगे मॉलिक्यूल्स के बीच के सेपरेशन, जो आर नॉट है उसको बहुत ज्यादा मैं कर दूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो बहुत कम थी वो क्या होगी भैया, अब बहुत ज्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है अनस्टेबल, बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है भैया, अनस्टेबल हो, ठीक भैया। और मैं कुछ ज्यादा ही बढ़ा दूंगा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना दूर आ जाएंगे कि कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके यहाँ पे सप्लीमेंट्री बुक में लिखा हुआ है, ठीक है भैया, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, ग्राफ वगैरह भी दे रखा है, ये देखिए देखा, ठीक भैया, चलो ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है लैंग्वेज की फॉर्म में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो भैया यहाँ पर तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना आप 12th में पढ़ोगे, फिर भी मैं बताता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। देखिए भैया, जो भी एटम या मॉलिक्यूल होता है, ठीक है भैया, वो तो यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे क्या होते हैं भैया, चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भैया। जब दो इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल को पास मिलाता हूं तो इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और उनके बीच में क्या होती है, एनर्जी आती है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी कहते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या फिर नॉर्मली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड क्या होता है भैया, तो भैया बताया था भैया, सॉलिड क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसके अंदर के मॉलिक्यूल्स एकदम फिक्स्ड हो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करे, ठीक है भैया। बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन क्या हो भैया, बहुत कम हो, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो, ठीक है भैया। जिनके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओ तो इजीली अपनी शेप और साइज को चेंज ना करे, जिनका वॉल्यूम क्या हो भैया, फिक्स हो, ठीक है भैया। तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, सॉलिड बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सॉलिड बॉडी। इलास्टिक प्रॉपर्टी में इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में ध्यान रखना भैया, हमें पहला इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया आपको पता है इलास्टिसिटी क्या होती है भैया, तो अगर हम किसी बॉडी को डिफॉर्म कर देते हैं, खींच देते हैं, तो खींचने की वजह से क्या होता है, सेपरेशन बढ़ जाता है, सेपरेशन बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी क्या होती है भैया, कम हो जाती है। अपने आप को स्टेबल करने के मॉलिक्यूल फिर दोबारा से क्या होता है, अपनी पोजीशन पर वापस ले आता है, ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या हो जाए भैया, कम हो जाए, और स्टेबिलिटी फिर से क्या हो जाए भैया, बढ़ जाए। इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी भी एनर्जी की डिस्टर्बेंस की वजह से आती है।
अगर कोई बॉडी इलास्टिक बॉडी है तो इसका मतलब उसके अंदर एक चीज आ रही होगी, वो क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उसी बॉडी के अंदर आती है जो अपने आप को रीस्टोर कर सकती है। जिसको हम डिफॉर्म करें, उनके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन चेंज करें, तो उस सेपरेशन चेंज की वजह से उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो वो चीज अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए वापसी क्या होती है, वहीं पर आ जाती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। पत्थर उठाते हो, उठाकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हो, बढ़ाते हो। छोड़ते हो तो फिर दोबारा से पत्थर क्या होता है, नीचे गिर जाता है, ताकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को फिर दोबारा से क्या करे भैया, घटा सके। ठीक है भैया, तो ये वही कर सकता है, पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिसिटी वही शो कर सकता है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नाम की एनर्जी आती है। उसके बाद प्लास्टिसिटी, देखिए भैया जैसे इलास्टिक बॉडी होती है वैसे ही प्लास्टिक बॉडी होती है। इलास्टिक बॉडी जो अपने आप को रिगेन कर सके, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती हो हमारे वर्क की वजह से, हमारे डिफॉर्मेशन की वजह से। और प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती। हम वर्क करें भैया तो वैसी हो जाए, वो दोबारा से हमारे अगेंस्ट में खड़ी ना हो। ठीक है भैया, एग्जांपल दिया था पुट्टी, हाँ, गोबर, ठीक है। तो भैया बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अगेंस्ट में नहीं खड़ी होती, हम फोर्स लगाते हैं वो वैसे ही हो जाती है। ठीक है भैया, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। चलो, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, देखिए भैया परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जिनको हम डिफॉर्म करें, जिनके मॉलिक्यूल्स के जो सेपरेशन क्या है भैया, R0 है, जिस पर एनर्जी क्या है भैया, मिनिमम है। अगर आप उसके बीच के सेपरेशन को चेंज करो तो उस सेपरेशन के चेंज की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आए, ठीक है भैया, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और वो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो ज्यादा होगी तभी अपने आप क्या करेगी, अच्छे से रिगेन कर पाएगी। जिस बॉडी के अंदर हम वर्क करें और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम स्टोर हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कम स्टोर होगी, इसका मतलब बॉडी अपने आप को अच्छे से रिगेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रिगेन करने के लिए ही आती है। एक स्प्रिंग है जिसको आप खींचते हो, उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। टाइट स्प्रिंग को खींचोगे तो उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आ जाती है, और दोबारा से वो टाइट स्प्रिंग क्या करती है, अपने आप को पहले जैसा कर लेती है। समझिए भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी जिसके अंदर ज्यादा आएगी उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी, ज्यादा इलास्टिक बॉडी होगी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है भैया। और ऐसी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर बिल्कुल भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, जैसा कर दो वैसा ही बनी रहे, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी कभी भी अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाती, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अपने आप को कंप्लीटली और अच्छे से रिगेन कर पाती है। ठीक है भैया, अभी हम यही करेंगे कुछ दिनों तक, बाकी आप लोग रिवाइज करते रहना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भैया रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको पता है भैया रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, जब हम किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो उनके बीच के मॉलिक्यूल सेपरेशन क्या होता है, चेंज होता है। चेंज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, राइज कर जाती है। अपनी एनर्जी को कम करने के लिए मॉलिक्यूल दोबारा से अपने बीच का सेपरेशन को वही कर लेते हैं जो पहले था, डिफॉर्मेशन से पहले। यही है क्या है रीजन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है भैया। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है भैया। यहाँ पे कुछ अगर अलग तरीके से लिखा है, मतलब वही है, ठीक है भैया। लिखा हुआ है, ऑन अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप, रीस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप। यहाँ पे नॉर्मली मतलब ऊपर की बातें लिखी हुई हैं, ठीक है भैया। इसके बीच के कंसेप्ट को नहीं डाला गया, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो अपने आप को रिगेन करने के लिए वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है, ठीक है भैया। लेकिन वो रीस्टोरिंग फोर्स आता किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से, और वो एनर्जी यहाँ पर क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए, क्योंकि कोई चीज अगर फोर्स लगा रही है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी। बगैर एनर्जी वाली चीज कभी फोर्स नहीं लगा सकती। एक स्प्रिंग फोर्स लगा रही है आपके अगेंस्ट में, तो इसका मतलब उसके पास भी एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, स्प्रिंग एनर्जी। एक पत्थर को उठा रहे हो, पत्थर उठ रहा है, अब पत्थर नीचे फोर्स लगा रहा है, आप ऊपर लगा रहे हो, मतलब नीचे फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर भी क्या है, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो चुंबक है, दो चुंबक को पास में ले आए, ठीक है भैया। वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप दूर करने का प्रयास कर रहे हो, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूर करने का प्रयास कर रहे हो, अब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर इसका मतलब वो आपके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है। अगर चुंबक भी आपके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भी एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। चुंबक को पास, दो सेम पोल को पास मिलाओ, दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, है ना, रिपेल करते हैं। आप पास में लाओगे और रिपेल करेंगे आपके केस में, मतलब उस केस में भी एनर्जी है। कौन सी है भैया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए भैया। तो मतलब
अगर कहीं फोर्स लगा रही है आपके अगेंस्ट में, कोई बॉडी फोर्स लगा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास क्या है भैया, एनर्जी नाम की चीज है, तभी वो फोर्स लगा रही है। जैसे ही आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हो, फोर्स लगाकर उसके शेप और साइज को चेंज करने का प्रयास करते हो, तो बॉडी के अंदर भी एक एनर्जी आती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है भैया। और वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है भैया, बॉडी को वापसी उसी शेप साइज में लेके चला आता है। दूसरी बात यह है भैया कि बॉडी जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी, उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और उतना ही ज्यादा वो आपके अगेंस्ट में फोर्स लगाएगी। समझ गए? चलो आगे चलते भैया, इलास्टिक लिमिट क्या होता है भैया, तो बता दूं भैया इलास्टिक लिमिट क्या है। देखिए भैया, अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं, ठीक भैया, छोड़ता हूं वापसी अपनी शेप में आ जाती है, फुल फोर्स लगाता हूं फिर छोड़ता हूं, फिर वापसी अपनी शेप में आ जाती है ना, काफी दूर तक ऐसा करती है। तो इसका मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट क्या है, बहुत दूर तक है। मतलब अपने इलास्टिक लिमिट मतलब जहां तक वो अपने आप को रीगेन कर पाए, पहले जैसा बना पाए। लेकिन आप जब इलास्टिक लिमिट के पार चले जाओगे, उसको इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा उसको डिफॉर्म कर दोगे, जिससे हम पत्थर को उठाए, जब तक वो अर्थ की ग्रेविटी में रहता है तब तक अर्थ उसको खींच लेती है। लेकिन जैसे ही आप उसकी ग्रेविटी से बाहर चले गए, ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी तो ग्रेविटी के पार जाओगे, है ना। ग्रेविटी के पार चलोगे तो अब अर्थ फोर्स नहीं लगाएगी। समझ गए भैया, उसकी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे आप आ गए। ठीक है भैया, तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है भैया, जहां तक बॉडी खुद को क्या करे भैया, पहले जैसा कर ले। इलास्टिक लिमिट के बाद बॉडी अपने आप को पहले जैसा नहीं कर पाती। समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं भैया, इलास्टिक फटीग। फटीग क्या होता है भैया, हम किसी भी बॉडी के ऊपर बार बार फोर्स लगाते हैं, बार बार फोर्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी में, उसकी रिगेन करने की क्षमता में भैया कमी आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फटीग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है भैया, द टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। कह रहा है भैया बार बार फोर्स लगाने से क्या होता है भैया, बॉडी के इलास्टिसिटी में क्या होता है भैया, कुछ चेंज आ जाता है, इसे हम इलास्टिक फटीग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर द लॉन्ग टाइम। इसका एग्जांपल है भैया, आप कहते हैं ना भैया इस ब्रिज की मियाद जो है, फोन दे दे, फोन दे, फोन है मुझे पता है, उससे मजे ले रहा है, हंस रहा है उससे लेके, पता इतना सा कागज उससे मजे लेके हंस रहा है, क्या है ये? ठीक है, चलिए लास्ट लिमिट खत्म कर दूंगा, ध्यान रखियो। ठीक है भैया, तो कह रहा भैया आपने देखा होगा भैया ब्रिज पे लिखा होता भैया, ये लोहे का पुल है, ठीक है, इसे 150 साल पूरे हो गए, अंग्रेजों ने बनवाया था। ठीक है भैया, आज भी काम कर रहा, अच्छा बना था। लेकिन इंडिया के जो इंजीनियर होते हैं वो बनाते हैं, अगले साल ही गिर जाता है, आंधी वांधी आती है, तूफान वगैरह आता है। ठीक है भैया, तो हर ब्रिज की एक मियाद होती है, मियाद मतलब लिमिट होती है कि भैया ये ब्रिज यहीं तक काम करेगा। उस ब्रिज की जो 50 साल पहले ही डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन इतना बढ़िया कंडीशन में कि वो अब भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आप दूसरा इसका एग्जांपल लिखा भैया, स्प्रिंग बैलेंस शो रॉन्ग रीडिंग आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड अलोंग। देखिए भैया सिलेंडर वाला आता है ना, अपने साथ हमेशा पुरानी बैलेंस रखेगा, नई वाले नहीं, देखा है कांटा रखता है पुराना वाला, क्यों? क्योंकि भैया कांटा रखता है पुराना वाला, क्योंकि बार बार सिलेंडर का लोड पढ़ पढ़ के क्या होता है भैया, वो स्प्रिंग जो होती है वो उसकी इलास्टिक वो फैल जाती है थोड़ी सी, और फैल जाती है तो मतलब उसके अंदर ऑलरेडी आपका सिलेंडर वो 2-3 किलो फालतू पहले बता लगती है। आपकी मम्मी इतनी समझदार होती नहीं है, 15 किलो, अरे हाँ पूरा है, हमारा सिलेंडर वाला ईमानदार है, ठीक है, वो 2 किलो फालतू बता रहा है, वो 2 किलो, अगर कई लोग समझदार होते हैं, कई लोग सुन लेती हैं औरतें, तो पता क्या करती है, 2 किलो पीछे करवाती है, ऊपर से घूमता है वो, लेकिन उनको नहीं पता कि वो तो डिफॉर्म हो ही चुका है, फिर एरर आएगी उसमें कुछ ना कुछ। तो इसीलिए भैया जब भी सिलेंडर वाले सिलेंडर लो तो उसमें अपना बैलेंस यूज करो, क्यों? क्योंकि आप अपने बैलेंस को अपने ही सिलेंडर के लिए यूज करोगे और वो बार बार यूज नहीं होगा, उसके अंदर ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। लेकिन जो सिलेंडर वाला होता है वो असली सिलेंडर इसलिए अपनी बैलेंस को बार बार इसलिए यूज करता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाए, उसमें कमी आ जाए। ठीक है भैया, और रीडिंग आपका सिलेंडर का वजन एक्स्ट्रा बताए, समझ गया भैया, एक्स्ट्रा बताए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया, इसमें एक और एग्जांपल लिखा, वी आर एबल टू ब्रेक द वायर बाय रिपीटिंग डिपेंडिंग फोर्स।
कह रहा भैया आप किसी वायर को बार बार फोर्स लगाते रहो, किसी वायर के ऊपर बार बार एक्स्ट्रा लोड लटकाते रहो, तो एक ऐसी भी लिमिट आती है जहां पर वायर क्या होता है, टूट जाता है। इसका मतलब हम टूट गए, इसका मतलब हम उसके इलास्टिक लिमिट के पार चले गए। समझ गए भैया? चलो आगे बढ़ते भैया। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, देखिए भैया ये भी एक अच्छा टॉपिक है, कई बार पूछ लिया था व्हाट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। कई बॉडी क्या होती है भैया कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो आप, तो फोर्स लगाने के बाद क्या करती है भैया, बॉडी अपने आप को रिगेन करने में कुछ टाइम लगाती है। और कई बॉडी ऐसी होती है जिसको आप डिफॉर्म करो, फोर्स लगा के उसकी शेप और साइज को चेंज करो, लेकिन तुरंत की तुरंत क्या करती है भैया, वो अपने आप को रिगेन कर लेती है। तो ये जो डिले होती है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद बॉडी खुद को रिगेन करने में जितना डिले करती है उसे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? देखिए भैया स्ट्रेस नॉर्मली वही है प्रेशर। स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहते हैं। कहते नहीं है भैया मैं बड़े प्रेशर में हूं यार, या कहते हैं मैं बड़ा स्ट्रेस में हूं, तो बात तो एक ही है ना। ये भैया स्ट्रेस और प्रेशर एक जैसे होते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है भैया, क्योंकि वैसे हम कह सकते हैं भैया टेंसर कह सकते हैं, लेकिन टेंसर क्वांटिटी को हम स्केलर में बोल सकते हैं। ठीक है भैया? तो स्केलर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है भैया? और बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस होते हैं, यहाँ पर दे रखा है आपके कुछ स्ट्रेस के टाइप दिखे भैया। जैसे नॉर्मल स्ट्रेस, क्या भैया, नॉर्मल। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो, क्या लगाते हो, बॉडी की सरफेस के अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो तो दिस फोर्स पर यूनिट एरिया, वो जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पर, इसको हम क्या कहते हैं भैया, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है भैया? एसआई यूनिट फोर्स अपॉन में एरिया होता है। ठीक है भैया? अब इसी में नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो एग्जांपल है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या है भैया, किसी भी बॉडी को आप खींचते हो तो खींचने के लिए आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो उसके एरिया पे, है ना। अगर टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा ना फोर्स लगाते हो, टेढ़ा करना तब टेढ़ा लगाओगे ना। अगर आपको खींचना उसकी लेंथ को इंक्रीज करना है तो जो भी आप फोर्स लगाओगे तो वो उसके एरिया के परपेंडिकुलर खींचोगे, है ना। तो वहां पर जो फोर्स वहां पर जो स्ट्रेस आता है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या कहते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है भैया? अगला भैया यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी दे रखी है। ठीक है भैया? किसी भी बॉडी किसी भी वायर के लेंथ को बढ़ाना, किसी भी वायर के लेंथ को घटाना। ठीक है भैया? और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है भैया? बल्क वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है भैया, किसी भी बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, किसी भी बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए आप उसके सरफेस एरिया पे फोर्स लगाते हो। जैसे कि स्फीयर है, तो स्फीयर है तो उसको अगर उसका वॉल्यूम कम करना है या ज्यादा करना है तो उसके सरफेस पे फोर्स लगाओगे ना, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है भैया? इज कॉल्ड वॉल्यूमिक स्ट्रेस या क्यूबिकल स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है? नाम बहुत सारे। ठीक है भैया? चलो, शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, याद है आपको भैया, जब हम किसी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स ना लगा करके टेंजेंशियल फोर्स लगाते, क्या लगाते, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये तो हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, इसके एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है भैया? लेकिन अगर आप ऐसा फोर्स लगाओ, ऐसा फोर्स लगाओ या ऐसा फोर्स लगाओ, जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पे, वो जो स्ट्रेस क्रिएट करता है, उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी हमेशा क्या होती है, उसकी लेयर स्लाइड करती है। क्या करती है भैया, स्ट्रेच नहीं करती, स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है भैया? जैसे चप्पल घिसती नहीं है, चप्पल आगे बढ़ती है, चप्पल बढ़ती है, तो भैया फोर्स लग रहा है इस चप्पल पे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है। चप्पल के चप्पल देखो, ये चप्पल है आपकी, ठीक है, ये चप्पल है। अब चप्पल का सरफेस एरिया क्या ये है, जब आप चलोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे या ऐसे या ऐसे। ठीक है? तो वो टेंजेंशियल लग रहा है ना, तो दिस टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ दिस चप्पल इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है भैया? समझ गए? टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या करता है, लेयर्स को मूवमेंट करता है। अब चप्पल पहले मोटी होती है, इसी स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे क्या होती है भैया, घिसती चली जाती, लेयर्स हटती चली जाती। समझ गए? सिलेंडर की स्प्रिंग में कौन सा स्ट्रेस होता है बताओ, सिलेंडर की स्प्रिंग में कौन सा स्ट्रेस आता है बताइए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या होता है भैया, उसमें जब आप सिलेंडर को लटकाते हो तो परपेंडिकुलरली तो लटकाते हो, ठीक है भैया, लेकिन चप्पल के घिसने में कौन सा स्ट्रेस होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है भैया? चलो भैया, स्ट्रेन क्या होता है भैया, तो स्ट्रेन क्या होता है, आपके स्ट्रेस लगाने के बाद, ध्यान दीजिए भैया, स्ट्रेस लगाने के बाद बॉडी के अंदर कुछ चेंज आता है। क्या आता है भैया, चेंज।
दिस चेंज अपॉन में ओरिजिनल, चेंज अपॉन में ओरिजिनल इज कॉल्ड स्ट्रेन, इज कॉल्ड। अब कोई सा भी चेंज हो सकता है, आप लेंथ को चेंज करो, किसी बॉडी के ऊपर आप नॉर्मल फोर्स लगाओ और उसको उसका स्ट्रेच करो तो उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है भैया। तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, ठीक है भैया। और एक शेयरिंग स्ट्रेन भी था, क्या था भैया, वो था डेल्टा एल अपॉन में एल, वो भी आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जैसा ही था लेकिन उसको tan थीटा लिखा था, याद है क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल बना था, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डेल्टा एल जैसा था, बेस क्या था भैया, एल था, तो डेल्टा एल अपॉन में एल आंसर आया था, डेल्टा एल वहां पर तो परपेंडिकुलर है और बेस क्या है भैया, एल है, तो इसलिए हमने इसको tan थीटा भी लिख दिया था, जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भैया। और शेयरिंग स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमेशा सॉलिड के ऊपर अप्लाई होता है क्योंकि उनके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है भैया। लेकिन आपका जो वॉल्यूमिक स्ट्रेन होता है या क्यूबिकल स्ट्रेन होता है, ये गैस और लिक्विड के ऊपर अप्लाई होता है क्योंकि आप उसी के वॉल्यूम को फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल, और एक बार बता दो, स्ट्रेन इज स्केलर क्वांटिटी, स्ट्रेन कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है भैया। दूसरा, इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी वही क्वांटिटी नीचे भी वही क्वांटिटी, ऊपर नीचे दोनों सेम क्वांटिटी होती है। सेम क्वांटिटी को अगर डिवाइड करोगे तो उसकी ना तो एसआई यूनिट होगी ना ही किसी प्रकार का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, ठीक है भैया। ये जस्ट एक नंबर होता है, क्या होता है भैया, नंबर, ठीक है, नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद अभी है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सबसे इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है भैया। तो जरा एक बार बना लेते हैं इस चीज को, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे ही जाते हैं। देखिए भैया, ये कर्व बना रहे हम, सीधा आ रहा है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, सीधा गया है, मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी के अंदर हूं मैं, क्या हूं भैया, स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है भैया, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है भैया। तो बढ़ता जा रहा है और यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ा, एकदम स्ट्रेट आया ना ग्राफ, ठीक है भैया। तो इसका मतलब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। और दूसरी बात, यहाँ पे हुक्स लॉ फुली ओबेड है, यहाँ पे हुक्स लॉ का एकदम पालन किया जा रहा है, हुक्स लॉ का उल्लंघन नहीं किया जा रहा, पालन किया जा रहा है, क्या कर रहा है भैया, पालन। उसके बाद आपने फोर्स लगाया, थोड़ा बेंड हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे इसको छोड़ा तो वापसी क्या, वो अपनी पोजीशन पर आ गया। इसका मतलब ये कहाँ पे है, इलास्टिक लिमिट पे आ गया, कहाँ पे आ गया भैया, इलास्टिक लिमिट। आप इलास्टिक लिमिट के बाद गए यहाँ पे छोड़ा तो भैया क्या हुआ, ये बॉडी ने खुद को ओपन ही आ पाई है फ्री, ठीक है भैया। इसके अंदर कुछ स्ट्रेन आ गया, क्या आ गया भैया, ये स्ट्रेन, याद है नहीं याद है भैया, इसे परमानेंट सेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया। फिर और ज्यादा स्ट्रेस लगाओ, अब स्ट्रेन आता रहेगा, एक ऐसी लिमिट आएगी भैया स्ट्रेस की ये बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट, टूट जाएगा, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं जो ज्यादा इलास्टिक होता है, जो बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, बहुत दूर तक स्ट्रेट जाता है, क्या आता है भैया, बहुत दूर तक स्ट्रेट जाता है। जो कम इलास्टिक होता है, जो कम इलास्टिक होता है वो उसका ग्राफ क्या होता है, कम स्ट्रेट जाता है, थोड़ी दूर तक स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। जो इलास्टिक ज्यादा होता है, ठीक है भैया, जो इलास्टिक ज्यादा होता है, इलास्टोमर की बात करो, इलास्टोमर मतलब रबड़, ठीक है भैया। तो रबड़ की बात करूं तो रबड़ जो होती है भैया, उसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन एक जैसा नहीं आता, अलग अलग, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी आपका स्ट्रेट ग्राफ नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता भी है स्प्रिंग को थोड़ा खींचोगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कम स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, और ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। मतलब कि ये जो चेंज आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म वे से चेंज आएगा, नॉन यूनिफॉर्म वे से चेंज आएगा, ठीक है भैया। नहीं वैसे तो छोड़ो, स्प्रिंग का एग्जांपल नहीं ले रहा मैं, ठीक है भैया। स्प्रिंग में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है स्प्रिंग के लिए। हम नॉर्मल वायर के लिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इलॉन्गेशन होगी, X होगा, ठीक है भैया। लेकिन स्प्रिंग के केस में अलग होता है, ठीक है भैया, एक समझ गए। तो स्प्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। और इलास्टोमर होता है, इलास्टोमर का जिसका भैया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहीं भी फॉलो नहीं करता हुक्स लॉ को, या हमेशा क्या होता है भैया, टेढ़ा ही रहेगा, क्या रहेगा भैया, इसका स्लोप क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्या रहेगा भैया। और आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है भैया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है किसी मटेरियल के लिए,
उसकी इलास्टिक लिमिट भी क्या होती है भैया, उतनी ही ज्यादा होती है। वो मटेरियल उतनी दूर तक अपने आप को क्या करता है भैया, रीगेन कर पाता है। जितना ज्यादा डिफॉर्म करोगे वो मटेरियल अपने आप को उतना ज्यादा क्या करे भैया, रिफॉर्म कर पाएगा। ठीक है भैया, इलास्टोमर क्या करता है भैया, स्ट्रेस स्ट्रेन का जिसका नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन आप कहीं पे भी छोड़ दोगे दोबारा से क्या आएगा, इसी पॉइंट पर आ जाएगा, है ना। लेकिन इसके जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट दोनों एक साथ क्या होता है भैया, बहुत पास पास में होते हैं। आपने देखा होगा रबड़ को आप खींचते हो वापस आ गई, इतना खींचो वापसी आ गई, इतना खींचो वापसी आ गई, इतना खींचो वापसी आ गई, खींचा टूट गई। मतलब इलास्टिक लिमिट के पास ही था ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब जहां तक वो अपने आप को रिगेन कर पा रहा था उसी के पास में क्या था, उसका ब्रेकिंग पॉइंट भी था। ठीक है, इलास्टोमर का ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट दोनों बहुत पास पास में होती है। मैं बात करूं भैया ब्रिटल मटेरियल, क्या है भैया, ब्रिटल मटेरियल का भी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है भैया, बहुत पास में होता है। आपने देखा होगा, ठीक है भैया, जैसी थोड़ी सी टेढ़ी हुई क्या होती भैया, टूट जाती। मतलब इलास्टिक लिमिट के पास ही क्या, उसका ब्रेकिंग पॉइंट। आपने गोल्ड देखो सुना होगा, सिल्वर सुना होगा, कॉपर सुना होगा, इनको खींचते जाओ लंबी होती चली जाएगी। ठीक है, मतलब इनका ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट बहुत दूर दूर है, बहुत ज्यादा सेपरेटेड है। इन सारी चीजों को ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है भैया, तो जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खिंचवाया आपको, ठीक है भैया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो मैंने एग्जांपल लिखवाया है वो बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है भैया, इस चैप्टर से एक एक नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल जो बताए हैं वही सफिशियंट है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भैया, देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है इस बुक में। ठीक है भैया, यहाँ पे इस पेज पे देखिए, इस पेज पे, ठीक है भैया, तो यहाँ पे लिखा हुआ भैया, ये है आपका ब्रिटल मटेरियल। क्या है भैया, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में देखिए भैया, इलास्टिक लिमिट का देखिए, ब्रिटल देखिए, इलास्टिक लिमिट और जो ब्रेकिंग पॉइंट है दोनों बहुत पास पास में इसका। ठीक है भैया, और उसके बाद डक्टाइल मटेरियल का इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट, सी क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है, ई क्या है, इलास्टिक लिमिट है। C फॉर ब्रेकिंग पॉइंट, E फॉर इलास्टिक लिमिट। यहां पर दोनों के बीच में सेपरेशन क्या भैया, बहुत ज्यादा। बाहर जा, 9:30 बजे क्लास, तुमने टाइम नहीं देखा कल। ठीक है, अब देखिए भैया, और अगर मैं बात करूं भैया इलास्टोमर की, तो इलास्टोमर का जो ब्रेकिंग पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट तो दिया ही नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट तो कोई इलास्टिक लिमिट तो कुछ होती नहीं है इलास्टोमर केस में। हर जगह पे वो क्या करता भैया, अपने आप को रिगेन कर ही लेता। रबड़ को कितना खींचोगे वैसी वैसी, लेकिन वहीं पे टूट भी जाती है। तो मतलब इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, एक ही पॉइंट पर मान के चलते हैं। ठीक है भैया, समझ गए। ठीक, आगे बढ़ते भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल के उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें जो कर दिया हो ना वो पढ़ लेना। ठीक है भैया, इसमें पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है तो ज्यादा सही लिखा हुआ है। ठीक है भैया, इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर किसी को ज्यादा ही पढ़ना है तो वो नोट्स में पढ़ लेगा, उसमें लिखवा रखा है मैंने काफी सारा। ठीक है भैया, तो इसमें लिखा हुआ है द प्लास्टिक रीजन बिटवीन द ई एंड सी इज स्मॉल। कह रहा भैया ई और सी किसके केस में भैया, ब्रिटल मटेरियल केस में इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं भैया, बहुत पास पास में होते हैं। वही लिखा होगा जो मैंने बताया, छोड़ो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या है भैया, हुक्स लॉ भैया एक बड़ा बेसिक सा लॉ है। ठीक है भैया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जनरल लाइफ में आप रोज देखते हो उसको, कि आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, सिलेंडर जितना ज्यादा भारी होता है, स्प्रिंग उतनी ज्यादा क्या होती है भैया, फैल जाती है लटकाने पे। यानी जो स्ट्रेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया, स्ट्रेस के। क्या होता है भैया, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेन इक्वल्स टू में क्या होगा, 1 बाय में E टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, वेयर 1 बाय में E इज द, E क्या भैया, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो E की वैल्यू क्या होगी भैया, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। और आपको बता दूं, जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ खींचता हूं तो आपका जब स्लोप निकालो, ये क्या होता है, स्ट्रेस है, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रेस ही होगा। अच्छा, ये क्या होता है भैया, स्ट्रेन होता है, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रेन ही होगा। तो जब आप स्लोप निकालने आते हो tan थीटा, तो परपेंडिकुलर बोलते हो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन बेस। तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या निकाला भैया, इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्लोप क्या होता है, इलास्टिसिटी देता है। जब भी आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप निकालने आओगे तो उसका स्लोप क्या देगा भैया, आपको इलास्टिसिटी देगा। ठीक है भैया, क्लियर है। और जिस मटेरियल की इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा मजबूत होता है, उतना ज्यादा अपने आप को रिगेन कर पाता है, उतनी ही कम उसके अंदर डिफॉर्मेशन होती है, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। समझ गए। चलो, विच वन इज मोर इलास्टिक, बताओ भैया, स्टील और रबर। बड़ा बेसिक, स्टील। तो भैया स्टील का हम देखो भैया, ये खींचने का मतलब ये नहीं होता इलास्टिक, खींचने का मतलब ये नहीं होता कि वो इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब होता है भैया जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है।
देखिए भैया, जब आप देखते हो अगर मैं स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचूं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचूं, तो आप जब स्टील के ऊपर लोड अप्लाई करोगे तो स्ट्रेस तो आएगा, स्टील के अंदर स्ट्रेस तो आएगा, क्योंकि फोर्स लगा रहे हो तो स्ट्रेस तो आना ही आना है। लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है। क्या होती है भैया? ये बहुत कम है, स्ट्रेस बहुत कम है। और नीचे वाला स्ट्रेन क्या है भैया? स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है, लेकिन स्ट्रेन क्या है? बहुत कम है। स्ट्रेन मतलब लेंथ में चेंज क्या है? बहुत कम है। तो जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा, स्ट्रेन बहुत कम, तो इलास्टिसिटी क्या होगी भैया? बहुत ज्यादा होगी। ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी भैया? बहुत ज्यादा होगी। और इलास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब ये मटेरियल ज्यादा मजबूत है, इसको आप जल्दी से इसको डिफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है भैया? क्लियर है भाईजान? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाँ, हुक्स लॉ यहाँ पे देखा है। ठीक है भैया? और हुक्स लॉ कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि देखिए भैया, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है हुक्स लॉ, तो बता दो भैया, आप कम तापमान पर अगर स्टील को लोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो उसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन अलग तरीके से आएगा। लेकिन अगर उसी स्टील का तापमान बढ़ जाए, तो आपको पता है तापमान बढ़ने से तो वैसे ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है भैया? तो वो उतने ही स्ट्रेस अप्लाई पे ज्यादा स्ट्रेन देंगे। मतलब इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कह सकते हो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बॉडी की इलास्टिसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। समझ गए? बॉडी की इलास्टिसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या करती है? लूज कर देती है बॉडी अपनी इलास्टिसिटी। ठीक है भैया? इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है भैया? तो टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेशर का कोई खास रोल नहीं होता। ठीक है भैया? प्रेशर का कोई इफेक्ट इस पे नहीं होता, ना हमें इस पे पढ़ना है। ठीक है भैया? आगे बढ़ते भैया। यंग मॉडुलस क्या होता है भैया? तो बताया भैया, अगर आप किसी नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, वो हमें यंग मॉडुलस की वैल्यू देता है। ठीक है भैया? तो ये अगर आप ग्राफ खींचो और नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा उसका जो स्लोप होगा वो हमें यंग मॉडुलस देगा। देखिए भैया, ये होगा भैया नॉर्मल स्ट्रेस, और ये क्या होगा भैया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब आप ग्राफ खींचोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, इसका स्लोप। नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये देगा भैया यंग मॉडुलस। क्या देगा भैया? जिस मटेरियल का यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होता है, वो मटेरियल की इलास्टिसिटी भी उतनी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। स्टील का यंग मॉडुलस रबड़ के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी भैया? बहुत ज्यादा होगी। और जब भी यंग मॉडुलस की बात की जाएगी तो हमेशा सॉलिड के लिए ही क्या होगा? अप्लाई होगा। एसआई यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज दी स्ट्रेस, सारे स्ट्रेस की सॉरी, समझ गए? क्योंकि नीचे स्ट्रेन है, ऊपर स्ट्रेस है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन है, स्ट्रेन का तो कुछ होता ही नहीं है, तो जो भी होगा यंग मॉडुलस के पास किसके बराबर होगा? स्ट्रेस के बराबर ही होगा। ध्यान रखना। ठीक है भैया? फिर बात करते हैं भैया बल्क मॉडुलस की। किसकी बात करते हैं भैया? अच्छा, यहाँ पर एक और टॉपिक है छोटा सा, लिखा हुआ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। किसी भी वायर को स्ट्रेच करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ता है भैया? आसान सा टॉपिक है, ये कई बार पूछ भी रखा है, तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है भैया? तो आपने किसी वायर को खींचा, स्टार्टिंग में देखिए भैया, हम यहाँ पे एवरेज फोर्स निकालते हैं। एवरेज फोर्स निकालने का भी क्या होता है भैया? रीजन होता है। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में फोर्स रखा है 0, क्या रखा है भैया? 0, तो इसकी ये है x। आपने क्या किया? दूसरे केस में फोर्स रखा f, क्या रखा भैया? f, तो ये इधर आ गया। आपको पता है भैया, अलग अलग, जब आपने इसी स्प्रिंग को यहां से यहां तक खींचा होगा तो अलग फोर्स लगाया होगा, आपने जब इसी स्प्रिंग को यहां से यहां तक खींचा होगा तो अलग फोर्स लगाया होगा, है ना? और जब इसी स्प्रिंग को अलग यहां तक खींचा होगा तो अलग फोर्स लगाया होगा। अलग अलग फोर्स आ रहा है, तो इसलिए आप एक वेरिएबल फोर्स, जब फोर्स वेरिएबल होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं भैया? तो ये क्या होगा? एवरेज जिस फोर्स से खींचा वो F1 + F2 अपॉन में 2, ये क्या होगा? एवरेज फोर्स आ गया। एवरेज फोर्स क्या होता है? F1 क्या भैया? 0, F2 क्या भैया? F अपॉन में 2, ये क्या होगा? F/2, ये दैट इज द एवरेज फोर्स वैल्यू। इसी फोर्स से हमने क्या किया? इसको खींचा। कितना खींचा है भैया? तो डेल्टा L खींच लिया। कितना खींच लिया? डेल्टा L लिख लिया, डेल्टा X लिख लिया। ठीक है भैया? डेल्टा L या डेल्टा X, लेंथ कितनी थी इसकी? X थी। ठीक है भैया? और हमने खींचा कितना है भैया? डेल्टा L। अच्छा, वर्क क्या होता है? वर्क हमने कितना किया? तो एवरेज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या भैया? डेल्टा X है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? हमने क्या किया? एरिया से डिवाइड किया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। किसका एरिया भैया? इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया देना है यहाँ पर। ठीक है भैया? फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है भैया? स्ट्रेस। 2 भी तो आएगा, स्ट्रेस अपॉन में 2। और ये क्या भैया? हमने क्या किया? डेल्टा X में
एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है भैया। तो ये क्या हो भैया स्ट्रेन, क्या हो गया भैया आपका, तो वर्क इक्वल्स टू में हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन और इनटू में क्या है भैया वॉल्यूम। तो भैया ये हो गया आपका वर्क जो आपने वर्क किया, और यही वर्क कर रहे हो भैया, वायर को एनर्जी दे रहे हो वायर को, तो ये एनर्जी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है भैया। और इसी एनर्जी की वजह से वायर क्या लगाता है भैया, रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स वायर को दोबारा से क्या करता है भैया, पहले जैसा कर देता है, ठीक है भैया। तो ये काफी हद तक थ्योरी मैंने आपको रिवाइज कर दी, आप इसी से रिवाइज करना, ठीक है भैया। आप क्वेश्चन करेंगे, कल तो क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी सैटरडे को, ठीक है भैया, सुबह के टाइम में होगी, और टाइमिंग बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, हैप्पी होली। हाँ सुबह, कल देख लेंगे।